तो लास्ट में अपना जो मानसून के ब्रांचेस थी, मानसून की ब्रांचेज अपन ने कंप्लीट कर ली। जैसे मानसून अपना दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, लेकिन शाखाएं भारत के अंदर दो तरफ से प्रवेश करते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको नाम दिया जाता है। जो अरब सागर से एंट्री करेगी उसको अरब सागरीय शाखा, और जो इस साइड से बंगाल की खाड़ी से एंट्री करेगी उसको बंगाल की खाड़ी की शाखा। हालांकि कई बार अपने को यह लगता है कि जो बंगाल की खाड़ी वाली जो शाखा है, उत्तरी विशाल मैदान वाली, इसको भारत का पूर्वी मानसून क्यों नहीं कहा जाता? तो ये सिर्फ इस मानसून का एक ब्रांच है, एक पार्ट है सिर्फ ये, जो लोअर प्रेशर की ओर जाने का प्रयास करता है। और अपने को पता है इस समय लोअर प्रेशर कहाँ होता है? जो उत्तरी विशाल मैदान और थार डेजर्ट है उस एरिया में, क्योंकि वहां लैंड पार्ट अधिक गर्म होता है और एयर प्रेशर या वायुदाब वहां का क्या होता है? कम होता है। तो ये एरिया अपने आप में मानसून द्रोणी होता है, और इस मानसून द्रोणी के अंदर मानसून प्रवेश करने का प्रयास करता है। तो ये सिर्फ एक उसकी ब्रांच बनेगी, उसकी सिर्फ एक ये शाखा बनेगी। मानसून तो बाकी एज इट इज वही चल रहा है, दक्षिणी पश्चिमी बंगाली खाड़ी में चल रहा है, वो भी वो वही होगा। अगर उस विंड डायरेक्शन को आप डिवाइड करके देखोगे तो मानसून का नाम क्या रहेगा? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तो ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून अपना कंप्लीट हो गया। इसके बाद में पार्ट आता है अपना लौटता हुआ मानसून। कौन सा मानसून? लौटता हुआ मानसून। क्योंकि मानसून का जो लास्ट पार्ट होता है, जैसे मानसून का जस्ट पहले वाला पार्ट था उसको हमने प्री मानसून के रूप में देखा, उसके बाद में मुख्य मानसून को देखा, और मानसून के बाद में लौटता हुआ मानसून। तो नेक्स्ट लिखिएगा, मानसून शाखाओं के बाद में एक दो लाइन का गैप छोड़ते हुए लौटता मानसून। लौटता मानसून या मानसून निवर्तन। इसका जो समय होता है ये लगभग अपने को पता है, लिखना नहीं है, समझिएगा। ये उत्तर भारत में मुख्यतः क्या माना जाता है? 1 अक्टूबर को, और जबकि संपूर्ण भारत में कब माना जाता है? 31 अक्टूबर को। ये स्टार्टिंग होने की डेट है वैसे, यानी इस समय तक जनरली हमारे मानसून का इफेक्ट होता है। तो उत्तर भारत में या उत्तर पश्चिमी भारत में मानसून कब तक रुकता है? तो वहां रुकता है लगभग 30 सितंबर तक। उसके बाद में उसका लौटना स्टार्ट हो जाता है। जबकि दक्षिणी भारत तक मानसून का जो इफेक्ट है वो कब तक दिखाई देगा? लगभग 23 अक्टूबर या अक्टूबर लास्ट तक। इसका मीनिंग दक्षिणी भारत में लौटना कब स्टार्ट हो जाएगा? नवंबर के अंदर। तो दक्षिणी भारत में जैसे ही मानसून लौटना स्टार्ट होता है तो नवंबर और मध्य दिसंबर के बीच में लौटते हुए मानसून की बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। कौन से तट पर? कोरोमंडल तट या तमिलनाडु के तट पर। तो ये जो लौटता हुआ मानसून है इसमें लिखिएगा, लौटता मानसून लौटता क्यों है? जैसे अपनी पृथ्वी है भाई, मानसून आने का कारण क्या था? धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये है ना। कहीं ना कहीं फाइनली रीजन टेम्परेचर है उसके पीछे। तो जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पे सीधा था तो इसका मीनिंग हमारे यहाँ टेम्परेचर हाई और एयर प्रेशर पॉइंट क्या था? लो। फिर धीरे धीरे सूर्य दक्षिणायन होना स्टार्ट होता है। दक्षिणायन यानी दक्षिणी गोलार्ध की ओर जाना। उत्तरायण होना यानी 0 डिग्री के उत्तर में आना। दक्षिणायन होना यानी 0 डिग्री के दक्षिण में जाना। तो ये दक्षिणायन होना कब स्टार्ट कर देगा? ये स्टार्ट कर देता है सितंबर के बाद। 23 सितंबर के बाद धीरे धीरे दक्षिणायन होना स्टार्ट कर देगा, और दिसंबर के अंदर जाके ये मकर रेखा पर सीधा होगा। तो जैसे जैसे इसका दक्षिणायन स्टार्ट होता है सितंबर में, वैसे वैसे भारत से मानसून का लौटना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि उत्तर भारत में धीरे धीरे टेम्परेचर फिर क्या होगा? सितंबर लास्ट यानी अक्टूबर स्टार्टिंग में, देखते हैं ना गांव के अंदर अक्टूबर स्टार्टिंग में हल्की हल्की सर्दियां आ जाती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि एक तो फव्वारे वगैरह पानी वगैरह चलता है और एक सूर्य दक्षिणायन हो चुका है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि सितंबर के बाद धीरे धीरे भारत के उत्तर का टेम्परेचर कम होना स्टार्ट हो जाता है और वायुदाब बढ़ जाता है। वायुदाब अगर बढ़ जाता है स्थलीय भाग पर, तो हवाएं अब विपरीत दिशा में चलेंगे, स्थल से और जलीय भाग की ओर।
तो लौटते हुए मानसून में मुख्यतः हवाएं भारत के स्थलीय भाग से जलीय भाग की ओर चलती हैं, जिसमें मुख्यतः भारत का ये जो उत्तर से दक्षिण का हिस्सा है, यहां बीच में कोई जलराशि नहीं आती, तो यहाँ की हवाएं जो लौटते हुए बारिश नहीं करवा पाती। जबकि भारत के पूर्वी भाग से जब मानसून लौटता है तो बंगाल की खाड़ी जैसी जलराशि के कारण वहां से ये हवाएं आर्द्रता ग्रहण करती हैं और ये लौटते टाइम यहाँ तमिलनाडु के तट पर यानी कोरोमंडल तट पर अत्यधिक भारी वर्षा करवाते हैं, जिसमें चेन्नई में बाढ़ आती है। तो कई बार ये क्वेश्चन रहता है अपने कि भारत में लौटते हुए मानसून के द्वारा मुख्यतः किस स्थान पर बाढ़ आती है, तो तमिलनाडु का कोई ना कोई लोकेशन दिया जाएगा, मुख्यतः चेन्नई अधिक दिया जाता है। तो मानसून लौटता क्यों है, तो इसमें एक तो लौटने का कारण क्या है, सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण। सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण भारत में तापमान कम और वायुदाब बढ़ जाता है, जिससे हवाएं स्थलीय भाग से और जलीय भाग या सागरीय भाग की ओर लौटना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसमें पूर्वी भारत की ओर से लौटता हुआ मानसून बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण कर आंध्र प्रदेश के दक्षिण एवं मुख्यतः तमिलनाडु के तट पर अधिक वर्षा करवाता है। आंध्र प्रदेश का दक्षिण यानी तमिलनाडु ही है मुख्यतः। तो इसमें लिखिएगा मानसून निवर्तन या लौटने की घटना सूर्य के दक्षिणायन होने के साथ सूर्य के दक्षिणायन होने के साथ शुरू होती है, क्योंकि सूर्य के दक्षिणायन होने पर उत्तर भारत में सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण उत्तर भारत में तापमान कम एवं वायुदाब अधिक हो जाता है। अधिक वायुदाब के कारण उत्तर भारत से हवाएं अधिक वायुदाब होने के कारण उत्तर भारत से हवाएं स्थलीय भाग से जलीय भाग की ओर चलना शुरू होती हैं, जो स्थल से जल की ओर जाने के कारण सामान्यतः शुष्क होती हैं। इस कारण वर्षा नहीं करवा पाती। इसी में जस्ट नेक्स्ट लाइन में लिखो नोट या विशेष में भारत के पूर्वी भाग की ओर से लौटता हुआ मानसून बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण कर कोरोमंडल तट पर बंगाली खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण कर कोरोमंडल तट का मीनिंग है तमिलनाडु एवं दक्षिणी आंध्र प्रदेश। कोरोमंडल तट पर ब्रैकेट में तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश ब्रैकेट बंद
अत्यधिक वर्षा करवाता है, अत्यधिक वर्षा करवाता है। जिसे उत्तरी पूर्वी मानसून या लौटते हुए मानसून या लौटते मानसून की वर्षा कहा जाता है। जिसे उत्तरी पूर्वी मानसून या लौटते हुए मानसून की वर्षा कहा जाता है। लौटते मानसून की लिख दो, चाहे लौटते हुए मानसून की लिख दो। जिसे उत्तरी पूर्वी मानसून या लौटते मानसून की वर्षा कहा जाता है। इसका समय इसका जो टाइम पीरियड है ये क्या होता है? मानसून के बाद होगा लौटता हुआ मानसून, यानी नवंबर से मध्य दिसंबर। इसका समय नवंबर से मध्य दिसंबर होता है। हाँ, चक्रवात के रीजन भी अक्टूबर नवंबर के आसपास जो चक्रवात आना स्टार्ट होते हैं उसका कारण भी यही होता है। मुख्यतः जो तटीय क्षेत्र होते हैं, इन क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में सामान्यतः क्या होता है? बिल्कुल भूमध्य रेखीय क्षेत्र होते हैं, उनके आसपास में चक्रवात नहीं आते। क्योंकि वहां कोरिलेसिस बल का जो मान होता है वो शून्य होता है। तो इसके लिए कोरियोलिस फोर्स का होना जरूरी है, जो कि मुख्यतः भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण। जैसे जैसे दूरों की ओर जाओगे तो कोरियोलिस बल का मान कंटिन्यूस क्या होगा? बढ़ेगा, और भूमध्य रेखा की ओर आओगे तो इसका मान घटेगा, और भूमध्य रेखा पर शून्य होता है। तो इन क्षेत्रों में मुख्यतः चक्रवातीय दशाएं नहीं पाई जाती। जबकि भारत में इस समय अक्टूबर नवंबर के आसपास से ये वाला जो भाग है, ओडिशा वगैरह का जो तट है, वेस्ट बंगाल का तट है, आंध्र प्रदेश का तट है, यह सर्वाधिक चक्रवातों से प्रभावित होता है। और इन चक्रवातों का जो इफेक्ट होता है, चक्रवात का मीनिंग होता है सामान्यतः जो भी तटीय क्षेत्रों में जो हवाएं होती हैं वह अत्यधिक तीव्र गति से आती है। तीव्र गति होती है 62 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक इसके स्पीड पर। उसे ही नाम दिया जाता है साइक्लोन या चक्रवात। जैसे अभी सुना था आपने लास्ट ईयर वगैरह ताउते वगैरह, ताउते जिसने गर्मियों के अंदर भी, वो तो हालांकि गर्मियों में आया था। हाँ, तो तट सामान्यतः ये वाला जो भारत का पश्चिमी तट है इस पे आते हैं सबसे ज्यादा, इस साइड में गुजरात के तट पर। और भारत में सबसे ज्यादा आते हैं इस प्रकार के चक्रवात ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तट पर। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तट पर। तो भारत में जो चक्रवातीय स्थिति होती है वो सामान्यतः इसी समय होती है, अक्टूबर नवंबर के आसपास, जब भारत में मानसून लौटना स्टार्ट होता है। जैसे उत्तर भारत से हवाएं लौटना कब स्टार्ट कर देती हैं? लगभग लौटने स्टार्ट कर देती हैं सितंबर के बाद, अक्टूबर से स्टार्ट करते हैं। तो ये मानिएगा कि इस साइड की जो हवाएं हैं ये हवाएं वापस लौट रही हैं। इस साइड की विशेष बात क्या है? इस साइड में मानसून एक तो सबसे अंत में पहुंचता है भारत के उत्तर पश्चिम में, और सबसे पहले लौटता है। तो जहां सबसे अंत में पहुंचता है वहां सबसे पहले लौटेगा। जैसे ये मानिएगा इस कमरे की वो दीवार है लास्ट वाली, वो दीवार सबसे लास्ट पॉइंट है। मानसून को कहा जाता है उस दीवार को टच करके आना है। तो मानसून उस दीवार को टच करने का प्रयास करता है जो भारत का उत्तर पश्चिमी भाग है। और उस दीवार से जैसे मानसून को कहा जाता है कि वापस आ, तो सबसे पहले कहां से लौटेगा? उसे दीवार के पास से। और सबसे अंत में कहां पहुंचेगा? पहुंचने में तो उसी दीवार के पास पहुंचा ना, बाकी वापस आना तो पूरा लौटना है मानसून का। तो मानसून का अंतिम रूप से पहुंचना भारत के उत्तर पश्चिम में, और सबसे पहले लौटना भारत के उत्तर पश्चिम में। इससे क्या होगा? अगर पहले लौटेगा इस एरिया से तो धीरे धीरे ये वाला जो भाग है अरब सागर वाला पार्ट, हवाएं अगर वापस इस साइड में आ रही हैं तो एयर प्रेशर धीरे धीरे क्या होगा? एयर प्रेशर धीरे धीरे बढ़ेगा। जबकि ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट में एयर प्रेशर या वायुदाब क्या है? वायुदाब कम है। तो यहां हवाएं एंटी साइक्लोनिक रूप से चलना स्टार्ट होती हैं, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मीनिंग है
घड़ी की दिशा के विपरीत। तो इस साइड में एयर प्रेशर बढ़ने के बाद में ये हवाएं इस साइड में आके और कौन से तट पर टकराना स्टार्ट होती हैं? ये आंध्र प्रदेश और ओडिशा सबसे ज्यादा माने जाते हैं, ओडिशा के अंदर। और इन चक्रवातों के नाम हिंद महासागर के तटीय सीमा पर जो प्रमुख राष्ट्र होते हैं, जैसे पाकिस्तान हुआ, अरब जो कंट्रीज हैं उनमें से कुछ राष्ट्र, ओमान वगैरह, भारत है, श्रीलंका है, मालदीव है, बांग्लादेश है। तो इन राष्ट्रों को ये अधिकार है एक अल्फाबेटिक क्रम में कि हर साल आने वाले मानसून के नाम ये तय कर सकते हैं। तो हर साल अपने जो मानसून आते हैं उनके नाम अलग अलग चेंज होते हैं, वो अलग अलग राष्ट्रों के साथ रखे जाते हैं, ये अलग अलग राष्ट्र अपने अल्फाबेटिक क्रम में उनको रखते हैं। तो ये वाला भी एक पॉइंट करवाएंगे बाद में। इसके इसी के जस्ट बाद में ये हेडिंग डाल दीजिए चक्रवात, क्योंकि इसी दौरान चक्रवात आते हैं, लौटते हैं मानसून के आसपास अधिक आते। आने का तो कई वैसे फिक्स टाइम पीरियड नहीं बता सकते, क्योंकि कभी भी आ जाते हैं। कई बार जो टेम्परेचर वगैरह, वायुदाब वगैरह है उसके कारण इस समय भी आ जाते हैं। जो अपना अभी जो मार्च अप्रैल है ना, अप्रैल मई वाला पार्ट, इस अप्रैल और मई के अंदर भी कई बार अचानक टेम्परेचर वगैरह बढ़ता है, उसके कारण तटीय क्षेत्रों में चक्रवातीय दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं। लेकिन मुख्यतः टाइम पीरियड होता है इनका अक्टूबर से नवंबर वाला, अक्टूबर नवंबर के आसपास अधिक आते हैं। चक्रवात का मीनिंग क्या होता है? जब सामान्यतः चक्रवात, एक तो इसका डेफिनेशन ये होता है जब हवाएं बाहर से और केंद्र की ओर एक वर्ताकार रूप में इस तरीके से चलती हैं, तो इनको क्या कहा जाता है? चक्रवात कहा जाता है। और इसमें हवाओं की गति 62 किलोमीटर प्रति घंटा से क्या होती है? अधिक होती है। तो जब हवाओं की गति 62 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती है और ये बाहर से और केंद्र की ओर चलती हैं, तो इन दशाओं को हम क्या कहेंगे? चक्रवात। प्रति चक्रवात होता है केंद्र से और बाहर की ओर चलने वाला, एंटी साइक्लोन। तो इसमें लिखिएगा, जब हवाओं की गति 62 किलोमीटर प्रति घंटा जब हवाओं की गति 62 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती है, इसमें हवाएं परिधि या बाहर से केंद्र या अंदर की ओर चलती है। परिधि या बाहर से केंद्र या अंदर की ओर चलती है, यानी आउटर पोर्शन से जो सेंट्रल पार्ट होता है उसकी ओर। जो अपना सरकमफेरेंस पार्ट है यानी परिधीय क्षेत्र है, उससे सेंटर की ओर चलने वाली है, वो होती है साइक्लोन। और सेंटर से अगर सरकमफेरेंस पार्ट की ओर, परिधीय क्षेत्र की ओर चले तो उसको नाम दिया जाता है एंटी साइक्लोन। चक्रवातों का प्रभाव मुख्यतः तटीय क्षेत्रों पर होता है। चक्रवात से पहले एक शब्द लगा देना, उष्ण चक्रवात, क्योंकि भारत में जो आते हैं मुख्यतः अपन कौन से क्षेत्र में है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्र में है। तो उष्ण चक्रवातों का प्रभाव मुख्यतः तटीय क्षेत्र में होता है, मुख्यतः तटीय क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, भारत में चक्रवातों का सर्वाधिक प्रभाव, भारत में चक्रवातों का सर्वाधिक प्रभाव पूर्वी तटीय क्षेत्र में
पूर्वी तटीय क्षेत्र में होता है, जहां सर्वाधिक प्रभावित राज्य ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिमी बंगाल। सर्वाधिक प्रभाव ओडिशा होता है। पूर्वी तटीय क्षेत्र में होता है, जहां सर्वाधिक प्रभाव या जहां सर्वाधिक प्रभावित राज्य ओडिशा, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल। जबकि भारत का जो पश्चिमी तट है, उस पश्चिमी तट पे मुख्यतः प्रभावित होने वाला जो राज्य है, जैसे इस साइड से हवाएं जैसे लौटना स्टार्ट करेंगी तो इस वाले भाग में एयर प्रेशर बढ़ जाता है, जबकि इस साइड में नीचे की ओर अभी भारत के मानसून जा रहा है इस साइड में तो, और ये भूमध्य रेखा नजदीक होने के कारण तापमान अधिक और वायुदाब इस एरिया में क्या है, कम। तो इस साइड से लौटती हुई जो हवाएं होती हैं वो इस साइड में एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बना लेती हैं। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवातों की जो दिशा होती है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इनकी हवाओं की जो दिशा है वो क्लॉकवाइज। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में जब हवाएं लौटती हैं तो वो अपने दाईं ओर एयर प्रेशर को ज्यादा क्रिएट करती हैं, वो दाहिनी ओर वापस लौटती हैं, तो दाईं ओर वायुदाब क्या हो जाएगा, जब दाईं ओर हवा जा रही है तो इसका मतलब दाईं ओर वायुदाब को क्या करेगी, बढ़ा देगी, जबकि उसके बाईं ओर का वायुदाब, तो इस कारण फिर वो दाईं ओर से बाईं ओर मुड़ना स्टार्ट करती है, यानी इस साइड में, दाईं ओर से किस साइड में, इस ओर लोअर प्रेशर की ओर आने का प्रयास करती है। इस कारण इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जो हवाएं होती हैं वो अपनी बाईं ओर चलती हैं, और अपनी बाईं ओर चलती हैं तो बाईं ओर का एयर प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और दाईं ओर का एयर प्रेशर, तो उस एरिया में वो इस साइड में आती हैं दाईं ओर, जहां एयर प्रेशर कम हो गया तो वहां इनकी डायरेक्शन कैसी होती है, क्लॉकवाइज। जबकि उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा के विपरीत। हालांकि ये चीजें हैं, ये जब आपका सिलेबस चक्रवात होता तो ये आपसे पूछे जाते, लेकिन डायरेक्शन आपसे तब तक नहीं पूछे जाएंगे जब तक आपका चक्रवात सब्जेक्ट नहीं है। तो चक्रवात एक अपने आप में अलग टॉपिक होता है, यहाँ चक्रवात सिर्फ एक इंसिडेंट है, एक घटना है। तो हमारे यहाँ कोई चक्रवात नहीं आते, बहुत कम चक्रवात आते हैं अपने यहाँ। चक्रवातों का ये थोड़ा ना सुनते हैं कि अपन आज भी आ गया, अभी 15 दिन बाद वापस एक और आ रहा है, तो इसका मीनिंग रेयरिस्ट साइक्लोन आते हैं, और उनका प्रभाव सिर्फ सीमित होता है तटीय क्षेत्रों तक। तटीय क्षेत्रों के आगे उनका प्रभाव है वो क्षीण हो जाता है, उनका प्रभाव कम हो जाता है, अल्प हो जाता है। अब इसमें एक जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट पे मुख्यतः प्रभावित राज्य कौन सा है, गुजरात। जब गुजरात के ऊपर आते हैं तो अपने ऊपर इफेक्ट ज्यादा होता है फिर, क्योंकि गुजरात के निकट ही है राजस्थान। वहां वाले तो अगर बहुत ही कोई तेज चक्रवात होता है इस साइड में, तब उसका इफेक्ट जरूर राजस्थान तक 5वें 7वें दिन तक पड़ता है, और अपने को ये लगता है कि भाई बादल छाए हैं और हल्की सी ठंड लग रही है, ठंडी हवा चल रही है, बस इतना ही इफेक्ट होता है। और कई बार उससे बारिश हो जाती है, 1-2 दिन बारिश का इफेक्ट भी होता है कई बार। लेकिन अपने यहाँ ऐसा नहीं है कि बहुत प्रचंड हवाएं चल रही हैं, पेड़ गिर गए हैं, लोग मर रहे हैं। तटीय क्षेत्रों में तो बहुत भयंकर स्थिति होती है। तटीय क्षेत्रों के अंदर गांव खाली करवा लिए जाते हैं, मछुआरों को साफ इंडिकेशन कर दिया जाता है कि अगले 2 या 3 दिन तक सागरीय क्षेत्र में नहीं जाएं, जाओगे तो वापस नहीं आओगे। फिर भारत के पश्चिमी तट पर, भारत के पश्चिमी तट पर चक्रवातों का सर्वाधिक प्रभाव गुजरात तट पर होता है। दो 2022 में भारत में आए चक्रवात, आपके तो 22 वाले काम आएंगे, 21 वाला कोई काम नहीं आएगा। आए चक्रवात
और आगे डैश करके छोड़ दो, न्यूज़पेपर में देख लेना, जब आए तब लिख लेना, है ना। हाँ जी, अगला हेडिंग इसमें, तो ये अपने जो मानसून के जो 3 पार्ट थे मुख्यतः, प्री मानसून यानी वर्षा के जो भाग हैं, प्री मानसून, मानसून, लौटता मानसून। चक्रवात तो एक घटनाएं होने को हो सकता है, नहीं भी हो। उसके बाद में एक मानसून का पार्ट आता है शीतकालीन मानसून। कौन सा मानसून? शीतकालीन मानसून। तो मानसून के वैसे देखे जाए तो 2 हिस्से होते हैं, लेकिन साल भर की कुल वर्षाओं की संख्या 4 मानी जाती है, जो प्री मानसून के रूप में प्राप्त होती हैं, मुख्यतः मानसून के रूप में प्राप्त होती हैं, उसके बाद में लौटते मानसून के द्वारा, और उसके बाद में शीतकालीन मानसून के द्वारा। तो नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, एक दो लाइन का गैप छोड़ के फिर लिखो शीतकालीन मानसून। शीतकालीन मानसून का अपने को पता है कि जो शीतकालीन मानसून है, यह यूरोप और अफ्रीका के बीच में जो जलीय क्षेत्र है, यानी भूमध्य सागर, इस भूमध्य सागर से इस साइड में आने वाला जो ये मानसून है, ये अपने आप में क्या है? शीतकालीन मानसून, जो भारत के उत्तर पश्चिम की ओर से आता है। तो इस शीतकालीन मानसून को एक तो हम ये नाम दे सकते हैं, भूमध्य सागर से आ रहे हैं, तो भूमध्य सागरीय मानसून। इसके जो डायरेक्शन होती है विंड्स की, अगर उस विंड्स डायरेक्शन को हम टारगेट करें तो ये भारत के उत्तर पश्चिम की ओर से आती है, तो भारत के लिए इसको उत्तरी और पश्चिमी मानसून भी अपन कह सकते हैं। और ये जिस क्षेत्र में आती है वो क्षेत्र होता है, ये नीचे वाला एरिया तो होता है उष्ण कटिबंध, ये क्षेत्र होता है शीतोष्ण कटिबंध। तो इनको शीतोष्ण कटिबंध मानसून, उत्तरी पश्चिमी मानसून, भूमध्य सागरीय मानसून, और इन मानसूनों के द्वारा भारत में होने वाली बारिश है, वर्षा है, उसको कहा जाता है मावट, जो साल भर की कुल वर्षा का एक माइनर सा पार्ट है, 2%। जबकि राजस्थान में होने वाली जो 2 बारिश हैं, एक तो मानसूनी 90% और दूसरी शीतकालीन मानसून यानी 10%। तो इसका मीनिंग हमारे यहाँ मावट का जो योगदान राजस्थान की कुल वर्षा में 10% का है, जबकि भारत की कुल मानसूनी वर्षा में इसका योगदान 1 से 2% मैक्सिमम माना जाता है। वैसे तो अगर आपको याद है तो राजस्थान ज्योग्राफी में लिखवाया हुआ है, ये नाम लिखवाया, तो इसमें लिखिएगा शीत ऋतु में भारत में मानसून भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आता है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर से आता है, जिसे पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिम की ओर से आ रहे हैं ना, भारत के संदर्भ में देखा जाए तो वैसे, जिसे पश्चिमी विक्षोभ, ऑब्लिक या उत्तरी पश्चिमी मानसून, उत्तरी पश्चिमी मानसून या शीतोष्ण कटिबंधीय मानसून कहा जाता है, क्योंकि एक कटिबंधीय क्षेत्र है, शीतोष्ण है, या शीतोष्ण कटिबंधीय मानसून कहा जाता है। अब लौटते हुए मानसून का इफेक्ट कब तक रहता है अपने यहां? मध्य दिसंबर तक लगभग। तो इसका मीनिंग मध्य दिसंबर से लेकर मार्च तक कौन से मानसून का इफेक्ट रहेगा? शीतकालीन मानसून या भूमध्य सागरीय मानसून, या इसके द्वारा होने वाली वर्षाएं मावट का इफेक्ट। तो नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा समय, टाइम पीरियड या समय क्या होता है इसमें? समय होता है मध्य दिसंबर से अब जब तक प्री मानसून नहीं आएगा तब तक यही रहता है, यानी अप्रैल और मई तक। अप्रैल मई में तो अपना चेंज हो जाएगा, मार्च तक इसका इफेक्ट माना जाता है। यानी जब तक अप्रैल और मई में प्री मानसून नहीं आ जाता उससे पहले तक इसका इफेक्ट होता है, मार्च तक इसका इफेक्ट होता है। तो समय मध्य दिसंबर से मार्च तक। प्रभावी क्षेत्र
अब इसमें जो प्रमुख सर्वाधिक प्रभावित जो क्षेत्र माने जाते हैं वो माने जाते हैं अपना लद्दाख वाला पार्ट, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ वेस्ट राजस्थान, पश्चिमी यूपी का भी कुछ पार्ट है, लेकिन भारत के मुख्यतः ये राज्य जो भारत के उत्तर पश्चिम में है वो सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। जैसे भारतीय मानसून है उसके द्वारा होने वाली जो वर्षा है, उस वर्षा का जो इफेक्ट है वो भारत के जिस एरिया से वो एंट्री करती है दक्षिणी पश्चिमी भाग, वो तटीय राज्य सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। तो उत्तरी पश्चिमी मानसून भी जिस एरिया की ओर से एंट्री करता है वो भाग है वो सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। तो लद्दाख है, जम्मू कश्मीर, उसके बाद में हिमाचल, उत्तराखंड वाला पार्ट, पंजाब, हरियाणा और उत्तरी पश्चिमी राजस्थान। जो मैंने आपको लिखवाया था कि गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर ये जिले सर्वाधिक प्रभावित है। फिर धीरे धीरे जैसे कर्क रेखा की ओर जाएंगे तो इसका इफेक्ट धीरे धीरे अपना क्या होगा, कम। तो इसका मीनिंग है इसमें कई बार एग्जाम में ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं जैसे शीतकालीन मानसून या मावट का इफेक्ट कौन से स्थान पे नहीं होता। अब ऑप्शन दिए जाते हैं जैसे कुछ स्टेट के ग्रुप के अंदर पंजाब हरियाणा में, लद्दाख जम्मू कश्मीर में, हिमाचल उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तक इसका इफेक्ट नहीं होता, या होता भी है तो बहुत, अभी जो ऊपर लिखे थे उनकी तुलना में बहुत ना के बराबर। और कर्क रेखा के दक्षिण वाले राज्य में तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो कर्क रेखा के दक्षिण में जैसे जैसे चलेंगे अपन गुजरात, यानी जो कोस्टल लाइन या तटीय रेखा पर है, और उसके अंदर जो आते हैं यानी तेलंगाना जैसे राज्य तक, तो कर्क रेखा से नीचे की ओर इसका इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। और भारत के पूर्वी भागों में इसका इफेक्ट सामान्यतः आपको देखने को नहीं मिलता। अपवाद स्वरूप एक अरुणाचल प्रदेश में बारिश हो जाती है ऊपर की ओर से, इस साइड से अगर मानसून पहुंच गया है तो। बाकी इसका इफेक्ट होता है मुख्यतः भारत के उत्तर पश्चिम में, यानी वह एरिया इसमें सर्वाधिक आर्द्र होता है जो ग्रीष्म काल में सबसे शुष्क होता है, अपोजिट है। तो शीतकालीन मानसून में सर्वाधिक आर्द्र रीजन उत्तरी पश्चिमी भारत, जबकि सर्वाधिक शुष्क जो ग्रीष्मकालीन मानसून है दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, उसमें सर्वाधिक शुष्क एरिया भारत का उत्तरी पश्चिमी भाग, जिसमें अपना लेह वाला पार्ट आता है, राजस्थान के पश्चिमी भाग और गुजरात का कच्छ और भुज वाला जो पार्ट है, यानी कच्छ वाला जो पार्ट है उसको लिया जाता है। और एक शुष्क स्थानों में सामान्यतः पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग वृष्टि छाया क्षेत्र को भी लिया जाता है। यानी मानसून का जो प्रभाव है देश में कौन से स्थानों पर, मानसून यानी जो वर्षा है उसका इफेक्ट कौन से भागों में अधिक होता है, कौन से भागों में कम होता है। यह भी लास्ट में एक पॉइंट बचा हुआ है आपका, मानसून का प्रभाव। एक लास्ट में नोट में लिख दीजिएगा, मावट शीतकालीन मानसून में होने वाली वर्षा को कहा जाता है। लिखाया हुआ है वैसे तो, लेकिन लिख दीजिए मावट शीतकालीन वर्षा को कहा जाता है, या शीतकालीन मानसून में होने वाली वर्षा को कहा जाता है। शीतकाल में होने वाली वर्षा को कहा जाता है। तो मानसून का जो इफेक्ट या जो प्रभाव है, अगर वो देखा जाए तो इसमें सामान्यतः प्रभाव या इफेक्ट है, लिखना मत अभी इसमें कुछ। मानसून का जो इफेक्ट या प्रभाव है सामान्यतः दो तरीके से हम देख सकते हैं कि एक क्षेत्र तो ऐसा हो सकता है कि जिन क्षेत्रों में इसका इफेक्ट या प्रभाव क्या हो सकता है, सर्वाधिक, और एक कुछ एरिया ऐसे हो सकते हैं जहां इसका प्रभाव अल्प या न्यून हो सकता है, जहां इसका प्रभाव अल्प या न्यूनतम हो सकता है। एक कुछ मध्यम प्रकार के भी हो सकते हैं कि भाई कुछ इस प्रकार के राज्य भी हो सकते हैं जहां इनका इफेक्ट मीडियम सा मिला जुला सा रूप देखने को मिलता है, यानी ना तो बहुत अधिक वर्षा होती है और ना ही बिल्कुल कम वर्षा होती है। तो मध्यम वर्षा वाली लोकेशन है वो तो जनरली आप अपने आप निकाल लोगे। बड़ी समस्या है सर्वाधिक वर्षा और अल्प या न्यूनतम वर्षा, ये दोनों याद कर लो। इसके बाद में जो बचे हुए स्थान है वो सामान्यतः मध्यम वर्षा वाले स्थानों में ही काउंट किए जाते हैं, बचे हुए भाग। तो अपन इसमें तीन कैटेगरी नहीं, सिर्फ दो कैटेगरीज को ही देखेंगे, सर्वाधिक वाले
और ये अल्प वर्षा वाले। अगर उनमें से अगर कोई नहीं आ रहा तो इसका मीनिंग मध्यम वर्षा वाला पार्ट। तो अगर एग्जाम में कई बार एग्जामिनर क्या करता है, सेटल करवाता है अधिक वर्षा से कम वर्षा वाले क्षेत्रों को, तो वो अपने आप सेटलमेंट हो जाएगा, क्योंकि हमें अधिक वालों का पता है और न्यूनतम वालों का पता है। और बीच वाले एवरेज वाले हैं, वे एवरेज वाले ऑप्शन में अपने आप पता लग जाता है, क्योंकि एग्जामिनर कई बार क्या होता है, पहले न्यून फिर मध्यम और फिर वापस न्यून वाला स्थान दे देता है। कई बार उच्च वर्षा, न्यून वर्षा, फिर अधिक वर्षा वाला दे देता है। तो एक क्रम वो ऐसा देगा कि वो उच्च वर्षा, मध्यम वर्षा, न्यून वर्षा, या न्यून वर्षा, मध्यम वर्षा, उच्च वर्षा, इस क्रम में इनको रखेगा। तो मानसून का प्रभाव कौन से क्षेत्रों में कितना होता है, तो ये दो तरीके से देखेंगे, एक तो उच्च प्रभाव या उच्च वर्षा वाले क्षेत्र, और एक अल्प प्रभाव या निम्न वर्षा वाले क्षेत्र। तो आपने जो लिखा है मानसून का प्रभाव, इसको दो भागों में डिवाइड कर लीजिएगा। मानसून का प्रभाव, मानसून का प्रभाव भारतीय राज्यों के ऊपर अगर देखा जाए तो एक तो पूर्वी हिमालय क्षेत्र में ऐसे राज्य हैं जहां उच्च वर्षा होती है। पूर्वी हिमालय में जैसे मेघालय, इसके पास में स्थित असम, असम से अलग हुआ भाग त्रिपुरा, ये उच्च वर्षा वाले राज्य होते हैं पूर्वी हिमालय की ओर। मेघालय, असम, त्रिपुरा, सामान्यतः वर्षा की मात्रा इन राज्यों में 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। लगभग भारत के जो पूर्वी राज्य हैं, लगभग सभी राज्य ही ऐसे हैं पूर्वी हिमालय वाले क्षेत्र में, जिसमें प्रमुख उच्च वर्षा प्राप्त करने वालों में ये हैं। इसके बाद में दूसरा उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में आते हैं अपने पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट का मीनिंग है, पश्चिमी घाट का मीनिंग है, पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी भाग है यानी तटवर्ती जो क्षेत्र है वो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। जैसे कि इसमें केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र का पश्चिमी भाग, महाराष्ट्र, कर्नाटक और इनका जो पूर्वी भाग होता है वो तो वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाता है। तो इसका मीनिंग है पश्चिमी घाट क्षेत्र। तो एक तो पूर्वी हिमालय क्षेत्र और एक पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में मुख्यतः केरल, कर्नाटक, पश्चिमी कर्नाटक कर देना, वेस्ट डब्ल्यू लिख देना, वेस्ट कर्नाटक, गोवा और लास्ट में पश्चिमी महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र का पूर्वी भाग तो सामान्यतः शुष्क दशाओं से घिरा हुआ रहता है, विदर्भ क्षेत्र। लेकिन महाराष्ट्र में फिर भी मुंबई के अंदर वर्षा की मात्रा अत्यधिक होने के कारण जो सामान्यतः उच्च वर्षा वाले राज्य हैं उनमें काउंटिंग होती है महाराष्ट्र की, क्योंकि भयंकर बाढ़ आती है यहाँ मानसून के आगमन के साथ ही। तो केरल, वेस्टर्न कर्नाटक, गोवा और पश्चिमी महाराष्ट्र। तो इसका मीनिंग है पश्चिमी घाट का कौन सा भाग है, मुख्यतः पश्चिमी घाट का पश्चिमी भाग है, मैंने आपको कल बता दिया था। पश्चिमी भाग ही क्यों होता है, क्योंकि वो मानसून के सम्मुख होता है, सामने वाला हिस्सा होता है, जबकि इसके विमुख वाले पार्ट पर वर्षा की मात्रा कम होती है। तो वर्षा में कम या न्यून वर्षा वाले क्षेत्रों में आता है, भारत के उत्तर में एक क्षेत्र आता है, भारत के उत्तर में आता है लेह लद्दाख क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, लेह लद्दाख। तो उसमें लद्दाख तो अपने आप में क्या हो गया, अभी स्टेट हो गया है, तो उसकी जो लेह लोकेशन है वो मुख्यतः इसके लिए प्रसिद्ध है। हालांकि बोला एक साथ ही जाता है इसको। तो लेह लद्दाख क्षेत्र भारत में सबसे न्यून वर्षा वाला क्षेत्र है। इसके बाद में आता है थार मरुस्थल। तो थार मरुस्थल में आता है राजस्थान का पश्चिमी भाग, गुजरात का कच्छ क्षेत्र, पंजाब और हरियाणा, ये क्षेत्र इसमें काउंट किए जाते हैं मुख्यतः।
वेस्टर्न राजस्थान, उत्तरी पश्चिमी गुजरात। उत्तरी पश्चिमी गुजरात के ब्रैकेट में क्या लिखोगे? कच्छ, जो कि एक रणभूमि के रूप में है। मरुस्थलीय दशाएं हैं। कच्छ का रण अपने आप में एक डेजर्ट का ही पार्ट है। उसके बाद में भारत के वो राज्य जहां सिंचाई परियोजनाएं अधिक हैं, पंजाब, हरियाणा। तो सिंचाई परियोजना की आवश्यकता उन राज्यों को अधिक होती है या उन स्थानों को अधिक होती है जहां सामान्यतः वर्षा कम होती है। सबसे कम वर्षा लेह लद्दाख वाला क्षेत्र, फिर थार डेजर्ट वाला एरिया, और ये वृष्टि छाया क्षेत्र जो कि पश्चिमी घाट के पूर्व में स्थित होता है। वृष्टि छाया क्षेत्र पश्चिमी घाट के पूर्व में स्थित। अब भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान अगर आपसे पूछा जाए तो वह स्थान होता है मौसिनराम, और सबसे न्यून वर्षा अगर पूछी जाए तो वह होता है लेह। लेह को सबसे कम वर्षा वाले स्थान के रूप में स्थान मिला है। लेह के बाद में अपने जैसलमेर और कच्छ, ये वाले एरिया इनको स्थान दिया जाता है। लेह, जैसलमेर, कच्छ, ये सबसे कम वर्षा वाले स्थानों में आते हैं। उच्च वर्षा वाले स्थानों में आते हैं मेघालय और केरल। इन स्टेट्स को उच्च वर्षा वाले राज्यों में रखा जाता है। नोट में लिखिएगा। भारत में वर्षा की मात्रा अगर पूछी जाए तो ये मानसून प्रभावित क्षेत्र वगैरह उनकी बात की थी अपन ने। वर्षा सर्वाधिक और न्यूनतम, तो सर्वाधिक वर्षा अगर देखी जाए राज्य और स्थान के आधार पे, तो राज्य के अंदर तो जिसका नाम ही बादलों का घर है, मेघालय और केरल। स्थानों के अंदर ये रैंक मेघालय के दोनों स्थान उन्हीं के पास है। मौसिनराम और चेरापूंजी। भारत में वर्षा सर्वाधिक राज्य में मेघालय, केरल, और स्थान के तौर पे मौसिनराम और चेरापूंजी। न्यूनतम वर्षा वाले राज्यों में न्यूनतम वर्षा वाले राज्यों में आता है लद्दाख, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ये वाले स्टेट। तो ज्यादा मत लिखो, एक राज्य का नाम लिख दो, चाहे लद्दाख। स्थान के तौर पर लिया जाता है लेह को, जैसलमेर को। लेह, जैसलमेर और कच्छ। तो लेह इस साइड में एक तो ये हिमालयों के जो बीच में होने के कारण, और एक सामान्यतः टेम्परेचर कम होता है और इस क्षेत्र में वायुदाब क्या होता है? अधिक होता है। तो इसका मीनिंग है यहां कौन सी दशाएं उत्पन्न होती हैं? एंटी साइक्लोनिक कंडीशन। भाई इस साइड में चक्रवात या मानसून नहीं जा सकता है क्योंकि वहां वायुदाब सामान्यतः क्या रहता है? उच्च। तो लेह को कहा जाता है भारत का शीत मरुस्थल। लेह को क्या कहा जाता है?
जैसे थार मरुस्थल है वो हमारा उष्ण मरुस्थल है, जबकि लेह हमारा क्या है, शीत मरुस्थल कहा जाता है। इसे जस्ट नीचे नोट में लाइन में लिख दीजिएगा, भारत का शीत मरुस्थल और आगे डैश करके लेह, लेह क्षेत्र को भारत का शीत मरुस्थल कहा जाता है। तो भारत का शीत मरुस्थल और आगे डैश करके लेह क्षेत्र। भारत में औसत वार्षिक वर्षा राजस्थान का जो डबल और उस डबल का भी थोड़ा सा ज्यादा करना है, हमारे 57.5 सेंटीमीटर यानी 60 के आसपास, भारत में 120 से भी अधिक। तो भारत में औसत वार्षिक वर्षा, भारत में औसत वार्षिक वर्षा बराबर 125 सेंटीमीटर। मिलीमीटर में आए तो 10 से गुणा कर देना इसको भी, तो मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 1250 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। भारत में औसत वार्षिक वर्षा बराबर 125 सेंटीमीटर। लास्ट में लिखेगा इस चैप्टर में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। एक तरफ क्वेश्चन है राजस्थान के अकॉर्डिंग और एक तरफ क्वेश्चन है भारत के अकॉर्डिंग कि वर्षा में सर्वाधिक वार्षिक विषमता, पहले वाले में आंसर क्या है? अब यह सुनिए क्यों। साल में आपने कमाए 0 रुपए, कितने कमाए? 0 रुपए। कमाई का जब टाइम आया तब भी आपने यही कमाए, नहीं आया तब तो आपने ये कमाए ही कमाए, लेकिन जब आया था उस समय भी आपने यही कमाया। मीनिंग है राजस्थान में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? जैसलमेर में कितनी? औसत 10 सेंटीमीटर। और नहीं होती तब 0 सेंटीमीटर नहीं होती, साल भर नहीं होती। जब होती है उस समय सामान्यतः मानसून टाइम पीरियड में थोड़ी बहुत हो जाती है, जिसको वार्षिक औसत कह देते हैं 10 सेंटीमीटर। झालावाड़ बांसवाड़ा में एक समय ऐसा होता है जहां संपूर्ण राजस्थान में ही नहीं होती। भाई साल भर अधिकांश समय हमारे वर्षा नहीं होती है, वर्षा होती है सिर्फ जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 2-3 महीने होते हैं, और इसमें भी औसत दिनों की संख्या काफी कम होती है। तो उस समय बांसवाड़ा लगभग राजस्थान के उन जिलों में है जहां की औसत वर्षा
100 सेंटीमीटर के आसपास है, क्योंकि इसमें एक तो वागड़ को लेते हैं और एक हाड़ौती वाले क्षेत्र को। लेकिन साल में एक बार ऐसा समय आता है कि बांसवाड़ा के अंदर 0 सेंटीमीटर भी होती है। अधिकांशतः समय ऐसा ही होता है कि वर्षा नहीं होती है वहां, तो वो 0 सेंटीमीटर वाली दशा है। जबकि साल में एक बार ऐसी दशा होती है वहां कि वो 100 सेंटीमीटर तक भी जाता है। तो ये मानो 0 सेंटीमीटर तक तो राजस्थान का हर जिला आता है। जब मानसून या वर्षा ऋतु का समय नहीं होता तो हर जिला किस पे रहता है? 0 सेंटीमीटर पे ही रहता है। लेकिन जब होता है तब सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? तो सर्वाधिक डिफरेंस, विषमता यानी डिफ्रेंसिएशन जो होता है, विषमता जो होती है, वो सर्वाधिक हमेशा वहां होती है जहां वर्षा सर्वाधिक होती है। भाई अंतर सबसे ज्यादा उसी में ही आएगा जो अभी तो सर्वाधिक प्राप्त कर रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जिस समय मानसून नहीं आता या मानसूनी वर्षा का इफेक्ट नहीं होता, तो उस स्थान की वर्षा में काफी ज्यादा अंतर होता है। तो भारत के अंदर सामान्यतः मानसूनी विषमताएं हैं। उच्च वर्षा वाला राज्य अगर या कोई स्थान दिया हुआ है तो उन स्थानों में वार्षिक विषमता आपको सर्वाधिक दिखाई देगी। तो राजस्थान में जैसे वार्षिक विषमता सर्वाधिक है, बांसवाड़ा ऑप्शन है तो बांसवाड़ा, झालावाड़ ऑप्शन है तो झालावाड़ को दिए गए जो डिस्ट्रिक्ट हैं या स्थान है, उन स्थानों की लोकेशन को देखते हुए ये हम तय करते हैं कि वास्तव में विषमता वाला कौन सा है। विषमता हमेशा वहां होगी जिन स्थानों पर सामान्यतः उच्च वर्षा होती है। एंड मानसून की अनिश्चितता सामान्यतः उन स्थानों पर अधिक होती है जहां वर्षा नहीं होती। तो राजस्थान में मानसून की सर्वाधिक अनिश्चितता कहां पाई जाती है? जैसलमेर। बांसवाड़ा और झालावाड़ में तो निश्चित है कि आएगा, वहां तो भले ही कम आ जाए लेकिन मानसून निश्चित है। तो दो क्वेश्चन होते हैं। विषमता में आंसर में हम लेंगे उच्च वर्षा वाले स्थानों को अधिक विषमता में, कम विषमता वाले में लेंगे हम जहां वर्षा कम होती है। उन स्थानों में विषमता कम पाई जाती है, डिफरेंस कम पाया जाता है वर्षा का। और उच्च विषमता या विषमता का मीनिंग यह है डिफरेंस। तो इसका मीनिंग है विषमता या अधिक विषमता सामान्यतः उन स्टेट में होती है जहां वर्षा अधिक होती है। मानसून की अनिश्चितता उन स्थानों पर होती है जहां वर्षा नहीं होती। जैसे हम कहते हैं राजस्थान के पश्चिम में सामान्यतः मानसून की अनिश्चितता बनी रहती है, पता ही नहीं कि आए और नहीं भी आए। जबकि मानसून निश्चित होता है राजस्थान के दक्षिण और पूर्वी भागों में। बांसवाड़ा हुआ, डूंगरपुर हुआ, प्रतापगढ़ हुआ, कोटा, झालावाड़, बारा, सामान्यतः वो जिले होते हैं जहां मानसून लगभग निश्चित होता है कि आएगा। तो ये दो अलग अलग शब्द हैं, ये क्वेश्चन में टर्मिनोलॉजी में यूज किए जाते हैं। तो इनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि ये शब्द अगर देते हैं तो अपने को आंसर क्या चुनना होता है। तो ये अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं में फर्स्ट पॉइंट में लिख दीजिएगा। वर्षा की विषमता वर्षा की विषमता अधिक वर्षा वाले स्थानों पर अधिक होती है और कम वर्षा वाले स्थानों पर कम वर्षा वाले स्थानों पर कम होती है। अधिक वर्षा वाले स्थानों पर अधिक होती है और कम वर्षा वाले स्थानों पर कम होती है। मानसून या वर्षा की अनिश्चितता।
इसमें अपोजिट लिखना है, अधिक वर्षा वाले स्थानों पर कम और कम वर्षा वाले स्थानों पर अधिक। तो विषमता में तो अधिक अधिक रहेगा और कम कम रहेगा। अधिक स्थानों पर अधिक रहेगी विषमता और कम वर्षा वाले स्थानों पर कम रहेगी। जबकि अनिश्चितता अनिश्चितता अपोजिट होती है। तो राजस्थान में मानसून की अनिश्चितता सर्वाधिक राजस्थान के किस भाग में बनी रहती है? राजस्थान के उत्तरी और पश्चिमी भाग में। कि मानसून आएगा या नहीं आएगा नहीं पता, लेकिन बांसवाड़ा और झालावाड़ जैसा भी आएगा लेकिन वहां सबसे पहले आएगा, ये निश्चित है। तो अधिक वर्षा वाले स्थानों पर कम होती है अनिश्चितता। जबकि नेक्स्ट लाइन में क्या लिखोगे? कम है वर्षा वाले स्थानों पर अधिक अधिक अनिश्चितता। अधिक वर्षा वाले स्थानों पर कम, और नेक्स्ट लाइन में लिख देना कम है वर्षा वाले स्थानों पर अधिक, फुल स्टॉप। एक क्वेश्चन लिख दीजिएगा वरना समझ में नहीं आएंगे। निम्नलिखित स्थानों में मानसून की सर्वाधिक विषमता, मानसूनी वर्षा की लिख देना। मानसून ब्रैकेट में, मानसून के आगे ब्रैकेट में वर्षा लिख दो, अगर जगह है, नहीं है तो लास्ट में लिख दो। निम्नलिखित स्थानों में मानसून की सर्वाधिक विषमता है। अधिक वर्षा वाले राज्य में अधिक विषमता होती है। कम विषमता अगर पूछी जाती है तो राजस्थान। सर्वाधिक विषमता पूछिए ना अधिक, तो अधिक उसमें जहां वर्षा अधिक, मेघालय। मेघालय एक टाइम पीरियड तो ऐसा होता है वर्षा ऋतु में जब वर्षा अत्यधिक होती है, 200 सेंटीमीटर से भी अधिक पूरे राज्य के अंदर, लगभग यूं 300-400 सेंटीमीटर से भी अधिक ही है, क्योंकि सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान इसी राज्य के पास है। जबकि एक टाइम पीरियड ऐसा आता है जिस समय जब मानसून लौट जाता है उस समय यहां वर्षा नहीं होती, तो नहीं होती तो उस समय नहीं होती। इस समय सबसे कम वर्षा वाला पोर्शन हो गया, एक सर्वाधिक वर्षा वाला था तो अधिक विषमता लिए हुए है। एक दूसरा क्वेश्चन और लिख लीजिए, वो किसके ऊपर? अनिश्चितता के ऊपर। निम्नलिखित स्थानों पर वार्षिक वर्षा में सर्वाधिक अनिश्चितता होती है। जरूरी नहीं वार्षिक लिखा जाए, सीधा वर्षा भी लिख दिया जाए। वार्षिक वर्षा में सर्वाधिक अनिश्चितता होती है। ऑप्शन में लिखिएगा झालावाड़, ए ऑप्शन झालावाड़, बी बांसवाड़ा, सी अजमेर, डी जैसलमेर। सर्वाधिक अनिश्चितता कहां होगी? जहां वर्षा
कम होती है, यानी शीतल वाले में जहां कम होती है वहां अधिक होती है, और जहां अधिक होती है वहां कम होती है। विषमता वाले में अधिक और कम में कम। जहां वर्षा अधिक है वहां विषमता अधिक है, जहां वर्षा कम है वहां विषमता कम है। तो इसके साथ ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है।